हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से बिहार एसएससी सीजीएल का टेक्स्ट बुक का सेट 5वां लेके आई हूँ। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले और मैं 4 सेट लेके आई थी, उसे देखना ना भूलें। और यह 5वां सेट है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः यह इंगित करती है कि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रल बैंक कड़ाई से मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। इसके बारे में देखते हैं। बैंक दर से तात्पर्य उस दर से है जिस पर केंद्रीय बैंक अपने ग्राहकों को दीर्घावधि के लिए धन उधार देता है। और इस दर में वृद्धि का मतलब है कि केंद्रीय बैंक एक कड़ी मौद्रिक नीति का पालन कर रहा है। रिवर्स रेपो रेट, इसके बारे में देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट दर ब्याज की दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से पैसे उधार लेते समय प्रदान की जाती है। और अक्टूबर 2019 तक भारत में वर्तमान रिवर्स रेपो दर कितना था? 4.90%। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैधानिक निकाय है। इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। और स्थापना कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। और मुख्यालय नई दिल्ली में। CIC और IC के पद की अवधि 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। किसके द्वारा नियुक्ति होता है? एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। और अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता। और निष्कासन कौन करता है? राष्ट्रपति। और वेतन CIC के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में और IC के लिए चुनाव आयुक्त के रूप में भी। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक कृषि को बढ़ावा देना। परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य जैविक कृषि को बढ़ावा देना है। और परंपरागत कृषि विकास योजना पारंपरिक खेती सुधार कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2015 में। और उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाकर रसायन और कीटनाशकों के विशेषों से रहित कृषि उत्पादों का उत्पादन करना था। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 280। इसके बारे में देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। और श्री N.K. सिंह भारत के वर्तमान और 15वें वित्त आयोग हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अनुच्छेद 264 से 300 वित्त संपत्ति अनुबंध और सूद से संबंधित है। और वित्त आयोग की नियुक्ति उधार संपत्ति अनुबंध अधिकार देता। अगला क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? तो किसे पहनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरगम कौशल। इसके बारे में देखते हैं। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 15 जून 2022 को मुंबई में आयोजित किया गया था। और श्रीमती सरगम कौशल को विजेता का ताज पहनाया गया। और वे मिसेज वर्ल्ड 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। उसके बाद श्रीमती जूही व्यास प्रथम उप विजेता और श्रीमती चाहत दलाल द्वितीय उप विजेता रही। और श्रीमती सरगम कौशल को भारत के सभी हिस्सों से प्रतियोगियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाली विजेता के रूप में चुना गया था। अब मिसेज इंडिया वर्ल्ड के बारे में देखते हैं। आवेदक की आयु 23 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को अपना आयु प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। और आवेदक विवाहित होना चाहिए। आवेदक प्राकृतिक रूप से जन्मी महिला होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड 1000 झीलों का देश है। और देश के आकार के संबंध में किसी भी अन्य की तुलना में 1,87,888 से अधिक झीलें हैं। और लगभग 5 मिलियन की आबादी के साथ फिनलैंड में प्रत्येक 26 लोगों के लिए एक झील है, इसलिए इसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट कहा जाता है। और स्वीडन को द एलगेटेंड कंट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
दिल्ली लाहौर षड्यंत्र मामले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह वर्ष 2012 में हुआ। इसे हार्डिंग बॉम्ब केस के नाम से भी जाना जाता था और यह भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हत्या का प्रयास था। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र मामला के बारे में देखते हैं। यह वर्ष 2012 में हुआ था। इसे हार्डिंग मुंबई केस के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हत्या का प्रयास था और कलकत्ता से नई दिल्ली में ब्रिटिश भारत की राजधानी स्थानांतरित करने के अवसर पर वायसराय की गाड़ी में एक बम फेंका गया था और लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गए थे और एक भारतीय सहायक की मौत हो गई थी। इसका नेतृत्व रास बिहारी बोस और सचिन चंद्र सन्याल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश की पुष्टि राज्य विधानमंडल द्वारा कितने समय के लिए की जानी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 सप्ताह। इसके बारे में देखते हैं। एक अध्यादेश एक राज्य या राष्ट्रीय सरकार द्वारा विधायिका की सहमति के बिना घोषित एक कानून है और इसमें आपातकाल या खतरे के दौरान नए करों के माध्यम से राजस्व एकत्र करना या संसाधनों का दोहन जैसे उदाहरण शामिल है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को कानून बनाने की कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों में से एक सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति केवल एक अध्यादेश का प्रचार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटबॉल। कुछ कप है उसके बारे में देख लेते हैं। फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से कप हैं? बंदोदकट ट्रॉफी, मरेका कप, कंफेडरेशन कप, डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, बीसी राज ट्रॉफी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, फीफा वर्ल्ड कप, जूल्स रिमेट ट्रॉफी, इंडियन सुपर लीग, कलिंग कप, संतोष ट्रॉफी, आईएफए शील्ड, सीरज कप, सुब्रतो कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ट्रांस मेमोरियल ट्रॉफी, बीटल ट्रॉफी, यूईएफए चैंपियंस लीग, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद है क्रिकेट। तो क्रिकेट से कौन कौन सा कप या ट्रॉफी संबंधित है इसको देख लेते हैं। एजेल कप, एशिया कप, सीके नायडू ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, गावस्कर वार्डर ट्रॉफी, जीडी विडला ट्रॉफी, आईसीसी विश्व कप, ईरानी ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू कप, ईरानी झांसी ट्रॉफी, रणजीत ट्रॉफी, रोहिटन बारियल ट्रॉफी, रोथमैन कप, सहारा कप, शारजाह कप, सिंगर कप, टाइटन कप, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मचेज ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन से अमृत दीवान कप, एशिया कप, चड्ढा कप, यूरोपियन कप, हरिलीला कप, इब्राहिम रहीमतुल्ला कप, चैलेंजर कप, कोनिका कप, सोफिया कप, किटियाकार कप, मलेशियाई ओपन, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप पुरुष के लिए और उबेर कप महिला के लिए, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद है हॉकी। हॉकी से आगा खां कप, महाराज रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह कप, बेल्स ट्रॉफी, स्टैनली कप, सिंधिया गोल्ड कप, बेलिंगटन कप, ये सभी हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। इसके बारे में देखते हैं। अंतरराज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधानों के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सरकारीय आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 में स्थापित किया गया है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्य सरकार के बीच नीतियों के समन्वय और उनके कार्यान्वयन की सुविधा के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना करता है। प्रधानमंत्री अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष होता है। परिषद के अध्यक्ष द्वारा कैबिनेट पंथ के 5 मंत्री परिषद में अस्थायी रूप से नामांकित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है और राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी और कोई भी नागरिक केवल धर्म, समुदाय, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी रोजगार का कार्यालय के संबंध में आयोग नहीं होगा या इसके विरुद्ध भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कुछ अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 12 में राज्य में सरकार और भारतीय संसद तथा सरकार और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल है। उसके बाद अनुच्छेद 15 केवल धर्म, समुदाय, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका, बांग्लादेश में 7-8 दिसंबर 1985 को आयोजित किया गया था और इसमें बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और भारत ने भाग लिया था। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर के हस्ताक्षर के साथ की गई थी और सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में हुई थी। कहाँ पे? काठमांडू में। और सार्क में 8 सदस्य राज्य शामिल हैं। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा दिवंगत प्रोफेसर और वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महालनोबिस के कार्य और उसके योगदान का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जून। इसके बारे में देखते हैं। भारत हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाता है और यह दिन स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के सांख्यिकी के क्षेत्र में काम और भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य के रूप में उसके योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। और सांख्यिकी दिवस 2022 का मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली नगर परिषद में वास्तविक सह आभासी मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था। और महालनोबिस दूसरी सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मीट्रिक में से एक है जो यह पता लगाने के लिए है कि कई आयामों में माप के आधार पर वितरण से कितना बिंदु अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधि पौधे के साथ काम किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असीमा चटर्जी। इसके बारे में देखते हैं। वह किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से DSc से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। असीमा चटर्जी ने 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में MSc डिग्री प्राप्त करने की पहली प्रतिज्ञा ली थी, जिसमें विशेष पेपर के रूप में कार्बनिक रसायन शास्त्र और 1940 में चटर्जी लोडी ब्रेबॉन कॉलेज कलकत्ता में रसायन विज्ञान विभाग का संस्थापक प्रमुख के रूप में शामिल हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पथकर। इसके बारे में देखते हैं। संघ सूची में क्या क्या आता है? रक्षा, विदेश मामले, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, सुरक्षा, रेलवे, बैंकिंग, केंद्रीय बल। और राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, पंचायत, राज्य चुनाव आयोग, कृषि, सिंचाई, पथकर, स्वास्थ्य। और समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, शादी, समाचार पत्र, वन्य जीवों का संरक्षण और रोजगार। संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय आते हैं और राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय आते हैं और समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय आते हैं। और शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अपशिष्ट सूची वह विषय है जो संघ राज्य समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है और अपशिष्ट सूची को नियंत्रित करने की शक्ति संसद के हाथ में होती है। और शुरुआत में
संघ राज्य समवर्ती सूची में क्रमशः 97, 66 और 47 विषय थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता का उपनाम महामना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय। इसके बारे में देखते हैं। मदन मोहन मालवीय को महामना उपनाम दिया गया था और वह एक उदारवादी नेता और पेशे से वकील थे। उन्होंने कई शर्तों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायिका की सेवा की। उनके प्रयासों से जलियांवाला बाग स्थल पर एक स्मारक बनाया गया और उन्होंने 1926 में राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की और उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने हिंदुस्तान अभ्युदय और भारतीय संघ के संपादक के रूप में कार्य किया। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्रिटिश राज के दौरान सबसे पहले भारतीय राजनीतिक नेता में से एक थे। मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे और 1916 में होम रूल मूवमेंट के सक्रिय समर्थन बने और उन्होंने पत्रिका द इंडिपेंडेंस की शुरुआत की। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखने के लिए कांग्रेस आयोग का नेतृत्व किया। उन्होंने CR दास के साथ स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। उसके बाद दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य की मांग करने वाला पहले व्यक्ति थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। और शीर्षक इंडियन ग्लेड स्टोन, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सभी का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी। लीबर पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने अपनी पुस्तक गरीबी और संयुक्त राष्ट्र में भारत में ब्रिटिश शासन कब हुआ था? 1901 में अंग्रेजों द्वारा भारत से पूंजी की निकासी और उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के तहत प्रावधान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। राजनीति का प्रत्यक्ष सिद्धांत भारतीय संविधान का भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 DPSP से संबंधित है और कार्य का अधिकार अनुच्छेद 41 और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में है और न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करना अनुच्छेद 50 में है। भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51A के तहत एक मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे दक्षिण बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। इसके बारे में देखते हैं। तमिलनाडु भारतीय प्रायद्वीपीय के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है और तमिलनाडु में प्रमुख बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, तूरीकोरीन बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में एक इको फ्रेंडली बंदरगाह है और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में दूसरा सबसे बड़ा संग्रही बंदरगाह है। उसके बाद तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। राज्य का गठन 1 नवंबर 1950 को हुआ था तमिलनाडु का। राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और राज्यपाल RN रवि है। आधिकारिक भाषा तमिल है और दीपावली और पोंगल तमिलनाडु के महत्वपूर्ण पारंपरिक त्यौहार हैं और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तमिलनाडु के नीलगिरी में है। मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है जो चेन्नई में स्थित है। तमिलनाडु को स्थानीय राजनीतिक दलों का किला कहा जाता है। तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य है जो पूरी तरह से अपने पंचायतों का कंप्यूटरीकृत है। लॉटरी का प्रतिबंध लगाने वाला तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य है। तमिलनाडु विधानसभा हॉल में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य है। शास्त्रीय भाषा और प्राचीन द्रविड़ भाषा का दर्जा पाने वाली तमिलनाडु पहली भाषा है और भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में नीलगिरी है और केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण भारत में पहाड़ों की रानी तमिलनाडु में ऊटी है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान तमिलनाडु के कोयम्बटूर और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से हटाए जाने से पहले संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19। इसके बारे में देखते हैं। मौलिक अधिकारों से हटाए जाने से पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 का हिस्सा था और 1967 में जब सरकार ने जबरन भूमि पर कब्जा कर लिया तो संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत निजी संपत्ति का अधिकार अभी भी एक मौलिक अधिकार था और संपत्ति का अधिकार 1978 में 44वें संविधान संशोधन के साथ एक मौलिक अधिकार होना बंद हो गया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया था। अनुच्छेद 300A में राज्य को अपने निजी संपत्ति से किसी व्यक्ति को वंचित करने के लिए उचित प्रक्रिया और कानून के अधिकार का पालन करने की आवश्यकता होती है। संविधान में मौलिक अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अधिकार समाज के लक्षण को प्राप्त करने और लोगों के बीच समान रूप से धन संपत्ति के पुनर्वितरण के लिए एक बाधा साबित हुआ और संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 से अनुच्छेद 19 के ए के एफ में 31 से संबंधित था, जिसे 40वें संविधान संशोधन 1978 के बाद हटा दिया गया था, जहां अनुच्छेद 19 के 1 के एफ में भारतीय नागरिकों को संपत्ति से अधिग्रहण, धारण और निपटान से अधिकार की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। त्रिपुरा की सीमाएं बांग्लादेश, मिजोरम और असम से लगती है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और यह अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इनकी राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 856 किलोमीटर है। त्रिपुरा शब्द का अर्थ 3 शहर है। बारामती चोटी त्रिपुरा में स्थित है और त्रिपुरा का उच्च न्यायालय अगरतला में है। ऊनाकोटी त्रिपुरा में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। असम घिरा है उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से पश्चिम में पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश घिरा हुआ, दक्षिण में असम और नागालैंड, पश्चिम में भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पूर्व में म्यांमार, मैकमोहन रेखा के उत्तर में चीन के साथ विवादित सीमा है और पश्चिम बंगाल घिरा है। पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में नेपाल और भूटान, भारतीय राज्य उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम की सीमाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, देश मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक गोल है और यह 1952 में स्पोर्ट एंड पास टाइम मद्रास द्वारा प्रकाशित किया गया था और दुनिया के सबसे मशहूर क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद को देखकर यू स्कोर गोल्स लाइफ रन्स कहा था। कुछ व्यक्ति है, उसकी जीवनी है। मोहम्मद अली द ग्रेस्ट माई ऑन स्टोरी, इसकी जीवनी है। कपिल देव स्टेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव की जीवनी है। मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ, यह मिल्खा सिंह की जीवनी है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र और उससे संबंधित संपादक के संबंध में गलत मेल चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कामरेड बाल गंगाधर तिलक, यह गलत है। वंदे मातरम अरविंद घोष, सही है। संध्या ब्रह्मानंदव उपाध्याय, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल। कॉमरेड एक साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जो 1911-1914 के बीच मौलाना मोहम्मद अली द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में एक मराठी अखबार केसरी का प्रकाशन शुरू किया और वंदे मातरम कलकत्ता से प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने की थी और इसका संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था और बंगाल के विभाजन के आंदोलन के दौरान 1906 में ब्रह्मानंद उपाध्याय द्वारा संध्या अखबार शुरू किया गया था और इसका संपादन और प्रकाशन ब्रह्मानंद उपाध्याय ने स्वयं किया था। न्यू इंडिया एक दैनिक समाचार पत्र 1914 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया था ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित मुद्दों को उजागर किया जा सके।
इस अखबार के संपादक बिपिन चंद्र पाल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड एकमात्र राज्य था जिसे 2011 की जनगणना में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है और दशकीय वृद्धि दर है 0.58% थी और दशकीय वृद्धि दर गोवा का है 8.23%, त्रिपुरा का 14.8% और अरुणाचल प्रदेश का 26.03%। और भारत की विकास दर कितना है? 17.64% और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी कौन सा राज्य? मेघालय में 27.95% और संघ शासित प्रदेश में दादर और नगर हवेली 55.88% और जनगणना रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है जो गृह मंत्री के अंतर्गत आता है। यह प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार जारी किया जाता है और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में। और 1941 की जनगणना की तुलना में दशकीय वृद्धि दर 13.31% थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। इसके बारे में देखते हैं। इसे चंद्रमा के ग्रहण के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है और चंद्रमा पर अपनी छाया डालती है और यह आमतौर पर पूर्णिमा की रात हो जाता है। हम एक वर्ष में लगभग 3 चंद्र ग्रहण देख सकते हैं और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर चंद्र ग्रहण 2 प्रकार के हो सकते हैं, आंशिक ग्रहण और एक पूर्ण ग्रहण। आंशिक ग्रहण जब चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढका होता है तो आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाता है और पूर्ण चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सीधे चंद्रमा के सामने से गुजरती है और चंद्रमा पर अपनी पूर्ण छाया डालती है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति कौन थे जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले पहले सिख थे और 1956 से 62 में राज्यसभा और 1972 से 77 में पंजाब के मुख्यमंत्री थे। रामास्वामी वेंकटरमन एक भारतीय राजनीतिक, सरकारी अधिकारी और वकील हैं जो 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और 1984 से 1987 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद उन्हें जुलाई 1987 में राष्ट्रपति के बड़े पैमाने पर औपचारिक पद के लिए चुना गया। और शंकर दयाल शर्मा एक भारतीय वकील और राजनेता हैं जो 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और नीलम संजीव रेड्डी जिन्हें 1977 में राष्ट्रपति चुना गया था ने एक नए चुनावों के लिए बुलाया और 1979 की सदियों में संसद को भंग कर दिया। और द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति है और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला और पहली महाराष्ट्रियन है और श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के, शायद दुनिया में सरकार के सबसे कम उम्र के निर्वाचन प्रमुखों में से एक प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोलोदिमीर जेलेंस्की। इसके बारे में देखते हैं। 2022 की लिबर्टी मेडल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया जाएगा और जेलेंस्की को रूसी आक्रमण के सामने स्वाधीनता की साहसिक रक्षा के लिए सम्मानित किया जाएगा। लिबर्टी मेडल 1988 में स्थापित स्वतंत्रता की खोज में नेतृत्व को मान्यता देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति संविधान केंद्र द्वारा प्रशासित एक वार्षिक पुरस्कार है और यूक्रेन पूर्वी यूरोप का एक देश है। यह रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय देश है। यूक्रेन लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी युद्ध पूर्व आबादी लगभग 41 मिलियन थी।
यूक्रेन के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी कीवी है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। मुद्रा यूक्रेनियन रिविनिया। प्रधानमंत्री डेनिस शेमहल। राज्यकारों ने विरोध किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद राज्य का भारत के प्रभुत्व में एकीकरण। इसके बारे में देखते हैं। राजा का निजाम उस्मान अली खान आसफ जाह सातवीं के शासन का समर्थन करने के लिए कासिम राजीव द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक मिलिशिया थे और भारत के प्रभुत्व में हैदराबाद राज्य के संयोजन का विरोध करते थे। इसके अलावा उन्होंने निजाम को भारत के बजाय एशियाई राष्ट्र में अपनी रियासत बनाने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन है, भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सागवान का पेड़। इसके बारे में देखते हैं। सागवान उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों की सबसे प्रमुख प्रजाति है और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है। वे उन क्षेत्रों में फैलते हैं जो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करते हैं। इस वन प्रकार के पेड़ शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपने पत्ते गिराते हैं। ये जंगल उत्तरी पूर्व राज्यों में हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट से पूर्व ढलान की और उड़ीसा में पाए जाते हैं। सागवान, साल, शीशम, हरा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि इन जंगलों की प्रमुख प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, देव नाम, प्रिय और प्रदर्शनी उपाधियों को डैश द्वारा अपनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। देव नाम प्रिय का अर्थ देवताओं का प्रिय है। इसका उपयोग अक्सर अशोक द्वारा प्रियदर्शनी शीर्षक के साथ किया जाता है, जिसका अर्थ है वह जो दूसरों के साथ दया का संबंध रखता है। अशोक इतिहास में ज्ञात सबसे महान शासकों में से एक था और उसके निर्देश पर स्तंभों पर साथ ही पत्थरों की सतहों पर भी शिलालेख खुदे हुए थे। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक में थे और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। मौर्य एक राजवंश था 2300 साल से भी पहले 3 महत्वपूर्ण शासकों के साथ, जैसे चंद्रगुप्त, उनका पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। कलिंग युद्ध 262 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया युद्ध था। धम्म एक ऐसे संस्करण का एक समूह है जिसने मौर्य सम्राट अशोक की नीति बनाई। चंद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर के खिलाफ मार्च किया और उसे हराया। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत की और जैन धर्म को अपनाया और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन से उतर गया। उसके बाद है बिंबिसार। बिंबिसार मगध के लिए पहली नींव थी जो बाद में पाटलिपुत्र बन गया और बिंदुसार ने पूर्व में काफी हद तक अपने राज्य का विस्तार किया जो बाद में मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चला गया। उसके बाद है कनिष्क। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उनके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुरा यानी कि पेशावर थी। वह 78 ईस्वी के शक काल के संस्थापक थे। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था और उसे 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथे बौद्ध परिषद को बुलाया। यह कनिष्क के शासन काल के दौरान था कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से युग्मित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलिंगनगर स्टील प्लांट उड़ीसा में है, सिलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल। इसके बारे में देखते हैं। लोहार इस्पात उद्योग, यह एक फीडर उद्योग है जिसके उत्पादों को अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कच्चे माल में लोहा, अयस्क, कोयला और चूना पत्थर शामिल है। लेफ्ट को एक भारी उद्योग माना जाता है क्योंकि सभी कच्चे माल साथ ही तैयार माल भारी और भारी परिवहन लागतों में भारी है। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक है और इसकी क्षमता 100 मिलियन टन से अधिक है। भारत दुनिया में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य बार ओडिशा भारत में झारखंड के बाद स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है।
सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 की शुरुआत सहित इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं और स्वचालित क्षेत्र के तहत इस्पात क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। दुर्गापुर स्टील प्लांट, इसे ब्रिटेन की मदद से पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में स्थापित किया गया था। सेलेम स्टील प्लांट, यह तमिलनाडु में स्थित है। विश्व स्तरीय स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करता है और यहाँ तक कि निर्यात गुणवत्ता वाले स्टील का उत्पादन भी करता है। चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट, यह महाराष्ट्र में स्थित है। कलिंग नगर स्टील प्लांट, यह ओडिशा के जाजपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी बराक ओबामा द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द ऑडेसिटी ऑफ होप। द ऑडेसिटी ऑफ होप संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक 2006 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और वह पहले अफ्रीकी अमेरिकी थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। व्हाट हैपेंड, हार्ड चाइसेस, लिविंग हिस्ट्री ऑफ इट टेक्स और विलेज को हिलेरी बिंटन ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, संप्राय मैदान किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नदी से। इसके बारे में देखते हैं। एक संप्राय मैदान एक थोड़ा उभरा मैदान है जो नदी के अपरदन के परिणाम स्वरूप बनती है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार देश से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को हटाने के लिए। इसके बारे में देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सैन्य अभियान था जिसे जून 1984 में पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब की इमारतों में हथियार बंद आतंकवादियों को हटाने के लिए किया गया था और ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिशोध में कई लोग मारे गए और पीएम इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में बड़ा अंतराल डैश पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल घाट। इसके बारे में देखते हैं। पश्चिमी घाट में बड़ा अंतराल पाल घाट पर है और पाल घाट दर्रा या पलकड़ दर्रा केरल का सबसे बड़ा दर्रा है। इसे केरल में प्रवेश के रूप में भी जाना जाता है। पलक्कड़ पास के केरल के पलक्कड़ जिले और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले को जोड़ता है। पलक्कड़ भारत में पहला कंप्यूटरीकृत समाहस्तक कार्यालय है और पलक्कड़ भारत में पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत जिला है। पलक्कड़ भारत का पहला कुल बैंकिंग जिला है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ में स्थित है और पलक्कड़ का किला हैदर अली द्वारा बनाया गया है। मंगलोर को गेटवे ऑफ कर्नाटक के रूप में जाना जाता है। मंगलोर को पूर्व के रोम के रूप में जाना जाता है और मंगलोर को भारत की आइसक्रीम राजधानी के रूप में जाना जाता है। मदुरई को त्योहारों का शहर के रूप में जाना जाता है। मदुरई को तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मदुरै बेगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है मणिपाल। तो मणिपाल सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में स्थित बेलूर मठ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। 1997 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य साधु और सामान्य लोगों को संयुक्त रूप से व्यवहारिक वेदांत के प्रचार के लिए सक्षम करना तथा समाज सेवा के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करना था। 1998 की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में प्रसिद्ध रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। बेलूर मठ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। यह बेलूर पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और भारत के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। आनंद भवन प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू द्वारा निर्मित किया गया है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित किया गया है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु, झेलम, चीनाब, रावी, उसके बाद ब्यास। इसके बारे में देखते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास तिब्बत में कैलाश श्रेणी के ग्लेशियर है। और उसके बाद गंतव्य कहाँ पे है? रांची के दक्षिणी में अरब सागर में गिरती है। और सहायक नदी कौन कौन से? जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पंचनाद, घाघर, हकरा, लूनी, श्योक, हुंजा, गिलगित, स्वात, कुंवर, काबुल, कुरम, गोलम, झोब, ये सभी इनकी सहायक नदी है। उसके बाद है झेलम नदी। तो झेलम नदी बेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, यानी कि कश्मीर घाटी की दक्षिण पूर्वी भाग से, और चीनाब नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी पुंछ, लिद्दर, नीलम, सिंध, कुन्हार। उसके बाद चीनाब नदी बारालाचा लापास से निकलती है और पंचनाद नदी के निर्माण के लिए सतलज के साथ संघर्ष करती है। और ये इसका सहायक नदी तवी और मरुसदा। उसके बाद है रावी नदी, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू की पहाड़ियां से निकलती है और चीनाब नदी में मिल जाती है। सियूल इसकी सहायक नदी है। उसके बाद है ब्यास, यह रोहतांग दर्रे के पास से उतरती है और सतलुज नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। इसके बारे में देखते हैं। दयानंद सरस्वती का जन्म मूल शंकर तिवारी के रूप में 1824 में मोरबी, गुजरात में हुआ था और उन्होंने 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और 25 वर्ष तक एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया। उन्होंने वेद की और लौटो और वेद सभी ज्ञात के स्रोत हैं का नारा दिया था। वह आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन? दयानंद सरस्वती। और उन्होंने वेदों का अनुवाद किया और 3 पुस्तकें लिखी। कौन कौन? सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में, वेद भाष्य भूमिका जो उनकी वैदिक टिप्पणी पर का परिचय है, और वेद भाष्य आयुर्वेद और ऋग्वेद पर संस्कृत में एक वैदिक टीका है। अमिंद्री और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की आबादी को आधारित प्रदान करने के लिए लेकॉर्डी, मिनिकॉय और अमिंद्री द्वीप समूह भूमि स्वराज्य, राजस्व और किराएदारी विनिमय के संशोधन को मंजूरी दे दी। लक्षद्वीप द्वीप में ज्यादातर एसटी आबादी शामिल है और उनके पास अधिभोग अधिकार नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त नाव्य नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइन। इसके बारे में देखते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त नाव्य नदी राइन नदी है। और राइन स्विट्जरलैंड, लिंक्टेनस्टीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में बहती है। यह यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्त जलमार्ग है। अन्य व्यस्त जलमार्गों में से फ्रांस की सीन और लोयर नदी, पूर्वी यूरोप की डैन्यूब नदी और रूस की वोल्गा नदी शामिल है। होंग हो नदी को सोरो ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह अक्सर बाढ़ के बाद अपने मार्ग को बदल देती है। इसलिए सिंचाई के उद्देश्य से खोदी गई फसलों और नहरों को बड़ी क्षति हुई। तो सीएन फ्रांस की तीसरी सबसे लंबी नदी है जो जेडन से इंग्लिश चैनल के लिए 485 मील की दूरी पर है। भवाबादी चित्रों का विषय रहती है। उसके बाद है लोबा। तो लोबा फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। लोबा नदी को 2002 में एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सर बी रमन को डैश पर उनके काम के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का परिकीर्णन। इसके बारे में देखते हैं। 1930 में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें प्रकाश के परिकीर्णन और उनके नाम पर प्रभाव की खोज पर अपने काम के लिए सम्मानित किया गया। वह 1930 में भौतिकी के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज का
जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में चिन्हित किया गया था और वे 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी के साथ भारत रत्न से के पहले 2 प्राप्तकर्ता भी थे। रमन स्पेक्ट्रोस्कोप इन अंगुलियों के निशान के मूल सिद्धांतों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने अपने प्रतिद्वंदी को कितने अंकों से हराकर कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम यूके में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.9 अंक। इसके बारे में देखते हैं। सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में नाइजीरिया के इकेचुक ओबीचुक को 0.9 अंकों से हराया और सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 212 किलोग्राम भार उठाकर पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 134.5 अंकों के अपने अंतिम स्कोर के साथ एक नया गेम रिकॉर्ड भी बनाया और 27 वर्षीय सुधीर पोलियो के प्रभाव के कारण विकलांग है। और सुधीर का करियर और उपलब्धियां 2013 में पैरा लिफ्टिंग शुरू की और जून 2022 में दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा लिफ्टिंग एशियाई ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में 214 किलोग्राम की सबसे लिफ्ट के साथ पुरुषों के 88 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने हांगझो 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए भी क्वालिफाई किया है। अगला क्वेश्चन है, पहला दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर। पहला डीएवी स्कूल लाहौर में 1 जून 1886 को महात्मा हंसराज के आत्मत्याग के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती के स्मारक के रूप में शुरू किया गया था, जो एक बहुमुखी प्रतिभावान समाज सुधारक थे। डीएवी विद्यालयों का उद्देश्य छात्रों में ज्ञान की तृष्णा, यथोचित सुचिता के लिए संपन्न और मानवतावाद के अलावा एक देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती एक विद्वान, देशभक्त, समाज सुधारक और पुनरुत्थानवादी थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में की थी। उनका मानना था कि वेद सच्चे ज्ञान के स्रोत थे। उनका आदर्श वाक्य वेदों की ओर लौटो था और उन्होंने उन हिंदुओं को वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी जिसमें उसके विचार हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु संहति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वायु संहति चक्रवातीय व्यवस्था में विकसित होता है। इसके बारे में देखते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पास या भूमध्य रेखा के पास बनने वाले वायु राशि ध्रुवों के पास बनने वाले की तुलना में गर्म होते हैं और प्रायः वायु राशि 4 प्रकार के होते हैं: महाद्वीपीय, उष्णकटिबंधीय, समुद्री, ध्रुवीय। समुद्री वायु राशि में उच्च आर्द्रता होती है जो समुद्र से नमी लेती है और इससे भारी वर्षा होती है। महाद्वीपीय वायु राशि बड़े भूमि द्रव्यमान पर बनते हैं और शुष्क होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में देखते हैं। ये शब्द भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 1947 की आधी रात को दिए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है और यह दिन भारतीय वैज्ञानिक और
इंजीनियरों को वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को मनाने के लिए मनाया जाता है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिवस का नामकरण किया था। भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था, इसलिए 11 मई की तारीख चुनी गई है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 का विषय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। और परीक्षणों का नेतृत्व दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया। कब मनाया गया? 11 मई 1999 को। और 2020 के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का विषय क्या था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को रिबूट करना था। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 का विषय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी था। और 2019 के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का विषय लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोगों था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन क्षेत्र। भूमध्य रेखा के 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण में अक्षांशों के सबसे पूर्वी तटों में सबसे अधिक वर्षा होती है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है, इसलिए यह सबसे अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 200 सेमी है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मध्य भाग में और समशीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्व और आंतरिक भागों में वर्षा 50 से 100 सेमी होती है। अगला क्वेश्चन, चीतों को भारत में फिर से बसाने में इंडिया ऑयल द्वारा कितना योगदान दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50.22 करोड़ रुपए। इसके बारे में देखते हैं। इंडियन ऑयल द्वारा चीता पुनर्वास परियोजना के लिए अगले 4 वर्षों में 50.22 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाएगा। 2 अगस्त 2022 को इंडियन ऑयल ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण पदाधिकरण के साथ भारत में ऐतिहासिक सीमा में चीता के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीता पुनर्वास परियोजना का शुभारंभ किया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में चिड़ियाघर के निर्देशकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह बात की। 1950 के दशक में भारत से गायब होने के बाद ऐसा पहली बार है कि चीता को फिर से लाया जा रहा है। चीता के बारे में देखते हैं। चीता अफ्रीका और मध्य ईरान का मूल निवासी एक बड़ी बिल्ली की प्रजाति है और यह जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जिनका अनुमान है कि यह 80 से 120 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है और सर्वाधिक रिकॉर्ड दर्ज की गई गति 93 से 98 किलोमीटर घंटा। अब वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिनोनिक्स जुवेटस। और टाइगर स्टॉक 4 की सिफारिश के बाद दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण पदाधिकरण की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2005 में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण पदाधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए 2006 से संशोधित वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों को सक्षम करने के तहत गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना 2022 के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति को कितने प्रतिशत ऋण के रूप में राशि मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50%। इस योजना में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत 50% राशि ऋण के रूप में और 50% राशि अनुदान के रूप में मिलती है। यह फैसला 24 अगस्त 2018 को ही बिहार कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948 में। इसके बारे में देखते हैं। वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत ने 1948 के लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को हराकर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण
पदक जीता। और भारत ने फील्ड हॉकी में अपना पहला पदक जीता। किसमें? हॉकी में। और 1948 के लंदन ओलंपिक में किशन लाल टीम के कप्तान थे। कौन थे? किशन लाल। और 1996 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसे आधिकारिक तौर पर ओलंपियाड के खेलों के रूप में जाना जाता है, आधुनिक इतिहास में आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल था और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित, जिसे फ्रांसीसी रईस पियरे डी कुबर्टिन द्वारा बनाया गया था। और यह 6 से 15 अप्रैल 1896 तक एथेंस, ग्रीस में आयोजित किया गया था। और भारत ने हॉकी में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक पदक तब जीता जब भारत ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। भारत ने फाइनल मैच में नीदरलैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर वाली एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। अगला क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1925 कानपुर। इसके बारे में देखते हैं। सरोजिनी नायडू वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और वह 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और उन्हें कविता लेखक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था। उन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। वह भारत के प्रभुत्व में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला है। वह 1947 में संयुक्त प्रांत की गवर्नर बनी। और सरोजिनी नायडू के उल्लेखनीय रचना है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, मोहम्मद जिन्ना, एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, पेलंकिन बेरर, द विलेज सॉन्ग, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। ये सभी सरोजिनी नायडू के उल्लेखनीय रचना है। 1922 में गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला सभी टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज आप तक पहुंचे। इससे पहले बिहार एसएससी सीजीएल का टेक्स्ट बुक का 4 सेट करवा चुकी हूँ, उसे देखना ना भूलें। और मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।